सबसे बड़ी खबर चढ़ावा चोरी पर एक्शन को लेकर है रवि, क्योंकि आखिरकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। और चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है वीएचपी के निर्देश पर इस्तीफे को लेकर यह खबर आ रही है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। अयोध्या में वीएचपी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। तो अयोध्या में वीएचपी की बड़ी बैठक पिछले कई दिनों से जारी है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए एसआईटी की जांच रिपोर्ट से क्या बड़े पर्दाफाश हुए हैं। थोड़ी देर पहले टीवी9 भारतवर्ष ने डिटेल्स जो सामने आई है उसमें एफआईआर के तहत किन किन धाराओं के तहत आगे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा वो इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेशी भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वहीं इस बीच चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय के इस्तीफे को लेकर खबर, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय के इस्तीफे को लेकर यह बड़ी खबर। तो रामलला चढ़ावा चोरी के मामले में यह बड़ी खबर है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर यह खबर है। साथ ही अनिल मिश्रा, जो कि आपको बता दें ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब एक बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? देखिए, 8 अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अभियुक्तों के बयान पर आगे की पूछताछ की जाएगी। चंपत राय का नाम आया तो उनसे भी पूछताछ होगी। अनिल मिश्रा का नाम आया तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। थोड़ी देर में 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी है। तो इस तरीके से आप देखिए, सीधा संकेत है कि इस जांच का दायरा आगे बढ़ सकता है। तो जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इसमें आगे होगा, तो 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और 8 अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसमें आगे जरूरत पड़ी तो फिर से चंपत राय, अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की जा सकती है। हमारे सहयोगी पंकज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत भी लगातार एक हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल पंकज, जल्दी जानकारी, थोड़ी देर में कोर्ट में होने वाली पेशी, क्योंकि आगे कोर्ट के सामने क्या फैक्ट्स रखे जाएंगे। जाहिर सी बात है, हिरासत को देखते हुए पूछताछ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद अगर पुलिस को ज़रूरत के हिसाब से कस्टडी की रिमांड भी मांग सकती, क्योंकि अभी इसमें पूरे मामले की जांच भी होनी है। शुरुआती जो एसआईटी की रिपोर्ट आई थी उसी के आधार पे एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कई सारी कठोर कार्रवाइयों का जिक्र किया था कि इसको करने की ज़रूरत है। यानी एफआईआर के साथ साथ जो ट्रस्ट के जो प्रमुख लोग थे, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनकी भूमिका संदिग्ध थी। उनका फिलहाल इस्तीफा ले लिया गया है। जिन कर्मचारियों ने गणना में, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने में, इन सब में जो चढ़ावा चोरी था जिसमें आरोप था, उन पे एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इसकी जांच व्यापक होगी। पुलिस अभी जो खबर है उसके अनुसार पुलिस रिमांड पे ले सकती है और फिर आमने सामने बैठा करके कुछ अगर और जिनके ऊपर शक है उनसे पूछताछ होगी कि किसके हिसाब पे ये चोरी की गई, कौन से लोग आपको लेकर के ट्रस्ट में लेके आए, नौकरी किसने दिलाई। तो बहुत सारे राज अभी खुलना बाकी है। इसमें बहुत सारी जांचें होनी है। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई यही है कि एफआईआर हुई, उसके बाद ट्रस्ट के सदस्यों का इस्तीफा हुआ। अब ट्रस्ट को लेकर के जो चीजें चल रही हैं कि ट्रस्ट में अब नए सदस्यों का एक तरीके से अब 3 जगह खाली हो गई। महासचिव सहित 2 सदस्य के पद खाली है। 3 तो क्या पुनर्गठन होने के बाद सदस्यों की नियुक्ति होगी या ट्रस्ट का क्या स्वरूप दिया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लंबे समय से इधर जब से घटना खास करके अयोध्या की चली तब से ही ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग, ट्रस्ट में फेरबदल की मांग होने लगी, सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति की मांग होने लगी। तो बहुत सारी चीजें अभी चल रही है। फिलहाल करने के बाद ये सारे सवाल हैं और एक बड़ा सवाल तो यही है कि वीएचपी के दबाव के बाद ही ये इस्तीफे क्यों हुए। और देखिए, ये सवाल हमने वीएचपी के नेताओं से पूछा, वो जवाब भी हम आपको सुनाएंगे। चंपत राय के इस्तीफे पर वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा चंपत राय से दबाव में इस्तीफा नहीं लिया गया। उन्होंने कोई दबाव में ये इस्तीफा नहीं दिया, ये वो कह रहे हैं। चंपत राय ने शुचिता का पालन किया, वीएचपी की तरफ से कहा गया। चंपत राय ने एसआईटी के सामने पूरी बात रखी। चंपत राय ने पूरी पारदर्शिता दिखाई। चंपत राय जी ने किस दबाव में आकर इस्तीफा दिया है ये संभव नहीं है। उन्होंने महामंत्री के रूप में जो जांच के लिए आवश्यक काम थे, एसआईटी को कागज देना, उनको बाकी चीजें जो रिकॉर्ड मांगे थे वो देना, ये काम पूरा हो गया है। और चूंकि जिस तरह का वातावरण बन रहा था तो मुझे लगता है उन्होंने शुचिता का पालन करते हुए
दायित्व पूरा होते ही अपना पद छोड़ दिया। सवाल ये भी है सुरेंद्र जी कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उसके तहत अभी तक उनकी तरफ से साफ तौर पर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। आप ये कह रहे हैं ये इस्तीफा किसी दबाव में नहीं है बल्कि जांच में सहयोग के तहत किया गया? उन्होंने जो कहना था वो एसआईटी के सामने कहा है। जो प्रश्न पूछे थे सबका जवाब उन्होंने दिया है। एक भी प्रश्न को अवॉइड नहीं किया। जब बुलाया तभी गए। और मैं समझता हूं जो राजनेता इस तरह के आरोप लगाते हैं वो जाते हैं क्या? वो कभी कोर्ट का सहारा लेंगे, कभी किसी चीज का, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इन्होंने एक क्षण के लिए भी अवॉइड नहीं किया। सब कुछ पारदर्शिता से सामने रखा। किसको आपने क्रेडिट देना है कि किसने पहले उठाया था ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही गंभीरता से आरोप लगे, क्या कोई कह सकता है कि ऐसे लोगों के आरोप के कारण से हमने नहीं, सुरेंद्र जी इसका सीधा मतलब यह है कि ये विषय चंपत राय या अनिल मिश्रा की तरफ से ही क्यों नहीं उठाया गया? सबसे पहले ये मुद्दा घूम के उनके पास कैसे आया? इतना लंबा वक्त लगा, अंत में इस्तीफा देना पड़ा। ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी की थी कि ये विषय जब उनकी बात उनके संज्ञान में आया हो या उनके मातहत जो काम कर रहे लोग उनके संज्ञान में आया हो तो वहीं से उठना था, वहीं से ये सफाई शुरू होनी थी। ये सब विषय इस समय एसआईटी के सामने, लेकिन जैसे ही उनके नॉलेज में आए विषय, उन्होंने तुरंत एसआईटी के गठन की मांग की। ये किसी के ट्वीट करने से या ऐसे लोगों का जिनका इतिहास चोरी का और भ्रष्टाचार का रहा है उनके कहने से किया होगा, ये संभव नहीं है। वो पहले भी लगाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में रवि, जो चढ़ावा चोरी में पुलिस डायरी की जो कॉपी आई है वो भी सामने रखें, क्योंकि जिन जिन धाराओं के तहत मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा, इस कॉपी के जरिए अभी तक पंकज क्या इनपुट मिल पाया है, क्या डिटेल मिल पाई है? क्योंकि यहां चोरी को देखते हुए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को देखते हुए और साथ ही धोखाधड़ी के तहत और गबन को देखते हुए भी कुछ फैक्ट्स साफ जाहिर हो रहे हैं कि मामले की इन्वेस्टिगेशन अब आगे उसी आधार पर। देखिए, जो तहरीर में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है उसी के आधार पे एफआईआर दर्ज हुई है। और तहरीर में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है वो एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था। एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है शासन को, सरकार को, उसमें इन चीज़ों का जिक्र किया, गणना से लेकर के आपराधिक कृत्य के अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है या कई सारे लोग मिलकर के एक साथ गिरोह बना करके जिस तरीके से चोरी की, इन सब चीज़ों का जिक्र है। तो कुल मिलाकर के अलग इस एंगल पे पूरी जांच होगी। चूंकि एफआईआर हुई है, आरोपियों को पहले हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस को अगर पूछताछ के लिए और ज़रूरत है तो पुलिस रिमांड पे लेगी। तो इसमें अभी व्यापक जाँच होगी, इस एंगल पे होगी। जो जो तथ्य तहरीर में दिए गए जिसके आधार पे एफआईआर दर्ज किया गया है, और इसमें कई और अभी महत्वपूर्ण किरदार, कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने बाकी है। क्योंकि अभी एफआईआर हुई है, उन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो गणना में लगे हुए थे, छोटे कर्मचारी थे, लेकिन 2 ट्रस्ट के सदस्यों का बड़ा इस्तीफा हुआ है। लेकिन इसके अलावा इसका दायरा बढ़ सकता है। बैंक से नोडल कौन इंचार्ज था खास तौर पे गणना के दौरान या गणना के लिए, इसके अलावा सुरक्षा को लेकर बिल्कुल पंकज, इसका दायरा बढ़ सकता है। एफआईआर की कॉपी में भी वो स्पेस छोड़ा है पुलिस ने, क्योंकि जांच बढ़ेगी तो हो सकता है कई नाम भी सामने आए। लौटेंगे पंकज आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, चढ़ावा चोरी में पुलिस केस डायरी की कॉपी जिसका जिक्र हम कर रहे थे, टीवी9 भारतवर्ष के पास केस डायरी की कॉपी, वादी को एफआईआर कॉपी देने की जानकारी दी गई। तो एफआईआर की कॉपी, ये देखिए तस्वीर उसी की, और इसमें सीधे तौर पर किन धाराओं में और किन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसकी जानकारी दी गई है। और कई धाराएं लगाई गई हैं इस पूरे मामले में, वो भी विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है इस कॉपी में जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही अभियुक्तों के नाम मेंशन किए गए हैं, वो 8 नाम भी इसमें स्पष्ट तौर पर लिखे गए हैं। इसके अलावा अज्ञात के नाम भी इसमें हैं, जिसमें इस जांच के बाद हो सकता है कि कुछ और ऐड हो जाए। एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं। अब एफआईआर में दर्ज 8 नाम
डिकोड करते हैं। 8 किरदारों की इस पूरे मामले में भूमिका क्या रही, यही इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि सुभाष श्रीवास्तव चढ़ावा गणना की टीम के ये सदस्य हैं। हालांकि चढ़ावा चोरी के मामले में इनकी भूमिका के तहत आगे जाहिर सी बात है। इस बीच आपको ये बता दें कि जिस तरीके से रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का ये नाम है, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का नाम है, और टिन्नू के पास दान पात्रों की चाबियां मिली हैं। ये इंफॉर्मेशन वॉल पर फिलहाल जो नाम और डिटेल सामने आ रही है, मुझे लगता है उसे रेक्टिफाई करने की जरूरत है। और ये इस बीच आपको ये भी बता दें कि टिन्नू के पास दान पात्रों की चाबियां मिली हैं। चंपत राय का पहले वो ड्राइवर रहा है, मंदिर के कामों में सीधा दखल भी रहा है। हालांकि ये एक और बड़ी बात जिस तरीके से अभी तक इस मामले में सामने आ रही है, एसआईटी ने इन तमाम भूमिकाओं के देखते हुए ही ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है। टिन्नू के नाम के बाद देखिए दूसरा नाम है अनुकल्प मिश्र का नाम है, और कौशलपुरी में घर चढ़ावा गणना टीम के सदस्य के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। गबन प्रकरण का मास्टरमाइंड इसे बताया गया है। सबसे पहले शिकंजा अनुकल्प मिश्रा पर ही कसा गया। इसी फहरिस्त में तीसरा नाम जो आता है वो है लवकुश का। हालांकि रमाशंकर मिश्र का भी इसमें नाम है, चढ़ावा गणना की टीम के ये सदस्य रह चुके हैं। और साथ ही ये भी देखिए कि किस तरीके से रमाशंकर से कुछ नकदी भी बरामद हुई है, और रमाशंकर से बरामद हुई नकदी के बाद भी इस इन्वेस्टिगेशन में रवि यही देखना होगा कि आखिर आगे रिकवरी कैसे होती है, यानी जो सब कुछ गायब हुआ है उसकी आगे रिकवरी भी हो पाएगी या नहीं। एक नाम है मनीष यादव का, टिन्नू यादव का भतीजा बताया जा रहा है मनीष यादव। सीधा कनेक्शन, एक रिलेशन भी दिखाई देता है। टिन्नू ने 5 महीने पहले इसे ही रखवाया था। मतलब आप देखिए कि लोगों को काम पर रखने को लेकर जो सवाल है उसमें यह कनेक्शन दिखाई दे रहा है। मनीष से कुछ नकदी बरामद हुई है, मनीष के यहां से भी कुछ कैश बरामद किया गया है। एफआईआर में भी मनीष यादव का नाम है और टिन्नू यादव का ये वही फैक्ट है रवि, जिससे ये साफ हो जाता है कि जो नियुक्तियां हुई थी वो भी क्या देखते हुई थी, उसमें ही इसकी भूमिका को देखते हुए। और जो बात थोड़ी देर पहले हमने की रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मंदिर के काम में इनका जो सीधा दखल रहा है, हमने कई दानदाताओं से भी बात की और उन्होंने भी बताया कि वो सीधा इनसे संपर्क करते थे ये जानने के लिए कि आखिर जो दान दिया गया है उसकी हमें कोई रसीद क्यों नहीं मिली। यानी आम भक्त जो मंदिर में आते थे वो इस नाम से वाकिफ हैं और वो ये जानते हैं कि इनकी क्या बड़ी भूमिका। चंपत राय के काफी करीबी, चंपत राय का पूर्व ड्राइवर। अगला नाम है करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा का बेहद करीबी बताया जाता है। अनुकल्प मिश्रा हमने बताया आपको मास्टरमाइंड इस पूरे मामले में बताया गया, तो उसका बेहद करीबी करुणेश पांडे, जिसका नाम है एफआईआर में, और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही। तो ये वो नाम है जिनकी इस वक्त तो चर्चा है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि ये नामों का सिलसिला यहां शायद रुकेगा नहीं, जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें और नाम ऐड होंगे। एसआईटी की रिपोर्ट में यही बात है, 25 से 30 लोग हैं जिनकी भूमिका को लेकर आगे अभी जांच होनी चाहिए। और यही वजह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसमें बड़ी खबर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के साथ साथ आपको बता दें राम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा, बड़ी खबर है। और साथ ही अनुकल्प, लवकुश, टिन्नू, अविनाश, मनीष समेत 8 नाम, जहां एफआईआर में दर्ज 8 अभियुक्तों में 6 मंदिर में कैशियर है, नकद चढ़ावे, कीमती सामानों में अनियमितताओं के आरोप हैं। सभी अभियुक्तों पर बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज, और किन किन धाराओं में केस दर्ज हुए हैं ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, क्योंकि बीएनएस की धारा 306 संपत्ति की चोरी, इस पे 7 साल की सजा होती है, जबकि बीएनएस की धारा 306(5) की बात करें तो ये आपराधिक और विश्वासघात आजीवन या 10 साल तक की इसमें सजा हो सकती है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत से सीधे बात करते हैं। अभिजीत, अब एक जो अहम सवाल है जो इसमें वीएचपी की तरफ से सफाई भी आ रही है और ये कहा जा रहा है कि चंपत राय तो सहयोग कर रहे थे इसीलिए इस्तीफा देने में देरी हुई। क्या चंपत राय को शुरू से ही क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है? नृपेंद्र मिश्रा से TV9 ने यह सवाल पूछा था, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार का कोई आरोप लग नहीं सकता, बहुत बेदाग। वीएचपी से जब भी यह सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं वो तो सहयोग कर रहा है, वो तो जांच के लिए तैयार है, दोषी पाए जाएंगे तो वो सजा के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी से कुछ कह देना सही नहीं है। क्या अभी से ही, शुरू से ही चंपत राय को कुछ कवर देने की कोशिश हो रही है इस मामले में? देखिए, ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि उनको कवर देने की कोशिश लगातार हो रही थी। विश्व हिंदू परिषद ये तो कह सकता है कि उनकी छवि बेदाग है, वो बेईमान नहीं हो सकते या फिर उनकी तरफ से चोरी नहीं हो सकती, लेकिन क्या महासचिव होने के नाते, इतने बड़े ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते, जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लाखों लोग दर्शन करने के लिए हर महीने आते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और क्या केवल भ्रष्टाचारी होना ही
गलत होना है या फिर जिम्मेदारी को ठीक तरीके से ना निभा पाना भी एक गलती ही है और उसको गलती के रूप में देखा जाएगा। उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे क्योंकि वो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। और इस सवाल को नकारा गया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज पैरेलल शुरू कर दी गई इस पूरे प्रकरण के बीच में और उसके बाद वो लगातार ये कहते रहे कि नहीं, चंपत जी का कोई दोष नहीं है। ठीक है, चंपत जी का दोष नहीं है, लेकिन चंपत जी की जिम्मेदारी तो बनती थी। क्या उन्होंने चीजों को देख के नहीं, लेकिन ये सवाल इसलिए भी था अभिजीत क्योंकि शुरुआत में चंपत राय ने अपने स्तर पर इसकी जांच करके इसको निपटाने की कोशिश की, बाद में मामला बढ़ा तो वो सामने आए। उनके रहते एविडेंस टेम्पर नहीं हुए होंगे, उन्होंने एसआईटी को जो एविडेंस दिए होंगे वो टेम्पर्ड नहीं हुए होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि वो पद पर तो थे तब तक जब तक कि एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। देखिए, ये तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ही बयान आया कि व्यापक स्तर की ये घटना थी और चूंकि इसकी व्यापकता थी इसलिए सरकार से ये अनुरोध किया गया कि एसआईटी के द्वारा इसकी जांच कराई जाए। और ये बात तो शुरुआत में भी पता चली होगी कि ये व्यापक है, छोटी मोटी घटना नहीं है कि 1-2 लाख रुपए बरामद हो गए, बात खत्म हो गई, हमने चोर को पकड़ लिया और इससे ज्यादा की चोरी नहीं है। कड़ियों से कड़ियां जुड़ती गई और लाखों रुपए की बरामदगी हुई। एक व्यक्ति के यहाँ नहीं हुई, 3-3, 4-4 ठिकानों पर हुई। उसके बाद उनके संपत्तियों का ब्यौरा मिला, उसके बाद उनके बैंक अकाउंट से पैसे रिकवर हुए, प्रॉपर्टी खरीदने के सबूत मिले और ये तमाम चीजें मिलती रही और उसके बावजूद कानूनी कार्रवाई में इतनी देरी हुई। तो ये तमाम चीजें, सवाल तो आप पूछे जाएंगे, सवालों के घेरे सवाल इन्हीं सवालों के तहत फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले जब अभिजीत हमने सुरेंद्र जैन से बात की, उन्होंने कहा थी कि इस्तीफा किसी दबाव में नहीं है और उनके सामने जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर फैक्ट्स आए उन्होंने खुद आगे जांच की बात कही और अब एसआईटी के सामने वो तमाम फैक्ट्स रख चुके हैं। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़े पद पर जिम्मेदारी संभालते हुए भी और इन आरोपों के बावजूद एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है? सवाल आगे करें उससे पहले बता दें, बड़ी खबर है, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर ही समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, चंपत राय का इस्तीफा देर से हुआ, यह कहना है अवधेश प्रसाद का, सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की थी, राम के असली भक्त हम हैं। जो अभी तक कहा गया है और जो रिपोर्ट भी सामने रखी गई एसआईटी की तरफ से, उसमें जब चंपत राय और अनिल मिश्रा का जिक्र किया गया उसमें सिर्फ यह कहा गया कि संचालन जो करना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं किया गया। तो आपको लग रहा है कि इससे बड़ा रोल चंपत राय और अनिल मिश्रा का हो सकता है इस पूरे मामले में? नो डाउट जी। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी बात कही, कहा कि देखिए एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई तो शुरू हो गई। वो कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी क्या, यहाँ तो होना चाहिए सोना और चांदी का अलग अलग। जी अवधेश जी, एक सवाल मेरा, वीएचपी के नेताओं और बीजेपी, खुद मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोग कौन है ये सवाल उठाने वाले? जब राम मंदिर या राम में आपकी आस्था ही नहीं रही, आप लोग विरोध में खड़े रहे, तो आपका सवाल उठाना ना उठाना कोई मायने नहीं रखता। ऐसा है, राम की कृपा से हम सांसद बने हैं और राम के तो ये व्यापारी हैं, राम के नाम पे कारोबारी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप राम विरोधी हैं। जमीन बेचते हैं। उन्होंने कहा आप लोग राम विरोधी हैं। राम तो इसे नाराज हैं। राम के असली भक्त हम ही लोग हैं, हमारे नेता अखिलेश जी हैं। राम तो हमारे रोम रोम में है। किस कदर मिलीभगत हो सकती है, क्या रोल हो सकता है, अगर आप इसको बता सकें कुछ? ये पूरी तरह से कस्टोडियन थे। इनकी मेन जिम्मेदारी चढ़ावा देखने की, रखने की, हिसाब किताब रखने की, सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की। जी जी, यानी कि सब कुछ इन्हीं की जानकारी में हुआ, आपका बोलना यह है अवधेश? नो डाउट। लेकिन यहां सीएम ने यह भी कहा कि जो खुद राम को नकार चुके हैं वो क्यों अब राम के नाम को देखते हुए आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? राम तो इनको नकार चुके हैं। इन्होंने कहा था हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। राम तो अवधेश प्रसाद को लाए और राम इतना नाराज हैं कि अयोध्या से सरकार बनी थी और प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या से इनकी सरकार 27 में जाएगी। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, जो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चंपत राय
कस्टोडियन के तौर पर उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया रवि, कि पूरी जिम्मेदारी बनती है और इसी जिम्मेदारी को देखते हुए अभी तक उनका एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, इसको लेकर भी सवाल उठाया। अब जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, ये राम मंदिर के दान पात्र से बैंक तक चढ़ावा पहुंचता कैसे है, ये पूरा प्रोसेस अब हम आपको एआई वीडियोस की मदद से समझाने जा रहे हैं, क्योंकि इन वीडियोस के जरिए आपको चरणबद्ध तरीके से यह समझ आएगा। पहले चरण की जहां तक बात आती है रवि, तो ये देखिए, रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु चार अलग अलग कतारों से गर्भगृह तक पहुंचते हैं और हर दिन लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसलिए श्रद्धालुओं का आना जाना पूरी तरह से नियंत्रित रहता है रवि। बिल्कुल एक रेगुलेटेड तरीके से ये सब कुछ चलता है। दूसरे चरण की बात करते हैं। देखिए दूसरा चरण क्या है, तो दूसरे चरण में दर्शन के बाद हर कतार के निकास बिंदु पर दान पात्र रखे गए हैं। ये देखिए दान पात्र की बात हो रही है, दान पात्र रखे गए हैं, जितने एग्जिट पॉइंट है वहां पर दान पात्र हैं। और जहां श्रद्धालु नकद राशि, सिक्के, सोना, चांदी और आभूषण अर्पित करते हैं, पूरे मंदिर परिसर में करीब 40 दान पात्र स्थापित हैं ऐसे, जहां पर भक्त दान करते हैं। हालांकि तीसरे चरण की बात करें तो आमतौर पर मंदिर को प्रतिदिन लगभग 8 से 13 लाख रुपए का चढ़ावा मिलता है। वहीं त्योहार हो या कोई खास आयोजन या भीड़ भाड़ वाले दिनों में ये राशि बढ़कर पहुंच जाती है 50 से 60 लाख तक। देखिए अगली तस्वीर है, चौथा चरण क्या है, दान पात्र सिर्फ भर जाने पर खोले जाते हैं, मतलब एक बार वो भर गए तभी उनको ओपन किया जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान कम से कम 4 अधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी अनिवार्य होती है और इसमें शामिल होते हैं मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि, गणना प्रक्रिया से जुड़े सहयोगी कर्मचारी। ये देखिए रवि, यही एआई वीडियो के जरिए हम बता रहे हैं जिस बात का आपने जिक्र किया, दान पात्र और जो 4 सदस्य उनकी मौजूदगी में ये दान पात्र खोले जाते हैं। लेकिन अब 5वां चरण देखिए, क्योंकि दान पात्रों से निकाली गई इसी राशि को लोहे के जो बिल्कुल सुरक्षित कंटेनर्स होते हैं उसमें डाल दिया जाता है, उन्हें रखा जाता है। ये कुछ इसी तरीके से होता है जो एआई वीडियोस के जरिए हम दिखा रहे हैं। इस वक्त एआई वीडियो में ये पूरा प्रोसेस जो 5वें चरण में आता है, जितने दान पात्र भर जाते हैं उन्हें इसी तरीके से रखा जाता है। अब छठे चरण को आपको दिखाते हैं। और ये जब कंटेनर में भर दिया गया, इसके बाद इन्हें विशेष ट्रॉलियों के माध्यम से लगभग 200 मीटर दूर मौजूद यात्री सुविधा केंद्र में ले जाया जाता है। यहां से 200 मीटर दूरी पर होता है। और कुछ ही इसी तरीके का वीडियो हम आपको, एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन वो प्रक्रिया समझाने के लिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें अब 7वें चरण की बात करें तो ये पूरी प्रक्रिया जो हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है सीसीटीवी की निगरानी में होती है। ये जो गणना कक्ष की जो तस्वीर सामने आ रही है, और यहां देखिए हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। और ये वो 7वां चरण है जहां मंदिर के सभी 40 दान पात्रों से एकत्र चढ़ावा सुरक्षित तरीके से केंद्र की बेसमेंट में मौजूद केंद्रीय गणना कक्ष में पहुंचाया जाता है। अब 8वां चरण क्या है, चढ़ावे की गिनती हर रोज 2 शिफ्टों में होती है। अब देखिए काउंटिंग के लिए पूरी व्यवस्था है। अब देखिए 2 शिफ्टों में यह गिनती की जाती है। एक शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। हर शिफ्ट में लगभग 20 गणना कर्मी होते हैं जो इस राशि को गिनते हैं, इसे काउंट करते हैं। हालांकि 9वें चरण की अब बात करें तो यहां गौर से देखिए, क्योंकि कुछ इस तरीके से 9वां चरण होता है जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे दान में मिले चढ़ावे को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। यानी ये साफ नजर आ रहा है रवि कि कैसे नोट्स को अलग रख दिया जाता है और जो आभूषण मिलते हैं या सोने चांदी के सिक्के होते हैं उन्हें अलग रख दिया जाता है। करेंसी नोट, सिक्के, सोने चांदी को हर इसी तरीके से अलग अलग गणना कक्ष में रखा जाता है। और अब अगला चरण, आगे का चरण क्या है, स्टेज 10वां चरण। हर चढ़ावे की गिनती काउंटर पर तैनात गणना कर्मी की तरफ से होती है और गिनती पूरी होने के बाद नकदी को बैंक के विशेष कंटेनर्स में सील बंद किया जाता है। जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो कंटेनर होता है ये बैंक का होता है जिसमें इसे सील कर दिया जाता है भरने के बाद। और 11वां चरण, इसके बाद चढ़ावे की राशि हर रोज भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में भेजी जाती है। सील कंटेनर्स जिन्हें इसी तरीके से बैंक की तरफ से दोबारा सत्यापन के बाद आपको बता दें धनराशि ट्रस्ट के खाते में जमा कर दी जाती है। तो ये बहुत सरल तरीके से एआई वीडियोस के जरिए रवि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आखिर ये पूरा 11 चरण कैसे होते हैं, कि किस तरीके से दानदाता या भक्त जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के जरिए ये हो गया कि सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में किस तरीके से बैंक तक इन्हें सुरक्षित पहुंचाया जाता है। और देखिए बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी केस में अभियुक्तों की पेशी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि पेशी होने वाली है, तो खबर आ गई है, पेशी हो गई है अभियुक्तों की इस पूरे मामले में।
और इसी पेशी को देखते हुए अब देखना यही होगा कि आखिर आगे किस तरीके से इनकी रिमांड की डिमांड होती है रवि, क्योंकि अब इनकी क्या भूमिका रही, इनकी जिम्मेदारी को देखते हुए जो भूमिका अभी तक, क्योंकि ये जो पूरा 11 चरण का प्रोसेस हम दिखा रहे थे उसमें गणना के वक्त ये मौजूद होते थे और गणना के वक्त ही कैसे पैसा गबन हुआ, कैसे चोरी हुई और इसी को लेकर टिन्नू यादव की तस्वीर दिखाई दे रही है पेशी में। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। विपिन, पेशी हो गई अभियुक्तों की और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये वेकेशन कोर्ट, क्योंकि आज मुहर्रम का दिन है और मुहर्रम की वजह से गेस्टेड हॉलीडे है और हॉलीडे की वजह से सारे कलेक्ट्रेट एंड कोर्ट वगैरह सब कुछ बंद है। तो जो स्पेशल जज ऑन ड्यूटी रहता है, आज वेकेशन कोर्ट इसको कहते हैं, उनके सामने इनको पेश किया जा रहा है। ये तमाम 8 अभियुक्त जिनके नाम इस वक्त एफआईआर में दर्ज है, उन सभी को पेश किया गया है। थोड़ी देर पहले हम लोग एसएसपी ऑफिस में मौजूद थे और उनसे और ब्यौरा लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन और अचानक एक फोन आता है और उसके बाद वो निकलते हैं और उनके साथ हम लोग कोर्ट ही पहुंच रहे हैं, ऑन वे हैं हम लोग। और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोर्ट लेकर उन्हें पुलिस पहुंच गई है, जज के सामने पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद इन सभी की रिमांड ली जाएगी। रिमांड लेने के बाद ना सिर्फ इन 5-7 सालों में कब से ये काम कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह कितनी थी, किस तरह की कार्यशैली थी, सीसीटीवी फुटेज क्या कहता है, और इसके अलावा इन 5-7 सालों में इनका और इनके परिवार ने किस तरह से कितनी धन और संपत्ति अर्जित की है, इन तमाम चीजों की जांच करनी होगी। तो उसके लिए पुलिस इनकी रिमांड मांगेगी, 8 की रिमांड मांगती है। और लेकिन इस रिमांड मांगने के बाद पुलिस को कितने दिन की रिमांड मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हम लोग इस वक्त कार्यालय एवं न्यायालय आयुक्त अयोध्या मंडल आ चुके हैं और यहीं पर उनकी पेशी हो रही है। बिल्कुल, और शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आपका लगातार आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो चढ़ावा चोरी मामले को देखते हुए कोर्ट में हो रही पेशी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।